हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे घरों पर। आज इसके पहले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम की दो क्रियाएं जो हैं, जीवन की दो क्रियाएं जिसमें पोषण और श्वसन है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जो तीसरी प्रक्रिया है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ है, तमाम प्रकार के हार्मोन्स हैं, तमाम उत्सर्गी पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र मौजूद होता है। उसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिवहन के ही अंतर्गत आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो परिवहन तंत्र जो है वो पाया जाता है। परिवहन तंत्र जो है, इसकी जो मनुष्य का परिवहन तंत्र है, इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? परिसंचरण तंत्र की खोज जो है ये की थी विलियम हार्वे ने। अब परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? खुले परिसंचरण तंत्र में और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या डिफरेंस है या क्या चीजें हैं? जितने आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, खासतौर से विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है परिसंचरण के लिए, यानी जो चीजें पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, खासतौर से रुधिर जो होता है, वही चीजों को या पदार्थों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हमारे शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे कीटों में भी है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन उसके अंतर्गत कीटों में क्या होता है कि रुधिर जो होता है वो किसी नली के अंदर नहीं बहता, ऐसे ही पूरी वक्ष गुहा जो होती है, आहार उसकी जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी जो होती है, उसमें पूरा भरा रहता है। और उस भरे हुए लिक्विड के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर अंग जो होते हैं वो डूबे रहते हैं और उनसे अपना पदार्थ जो है वो ग्रहण करते रहते हैं, जो उनको चाहिए पदार्थ। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण ये होता है, ये खासतौर से एलिडा संघ के जंतुओं जैसे केंचुआ है, कभी कभी ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि केंचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तमाम स्तनधारी मेढक है, वो तमाम स्तनधारी, इसमें मनुष्य है, खरगोश है और दूसरे जीव जंतु हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, उन सब में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है बच्चों कि जो तरल पदार्थ है, जो पदार्थों का परिवहन कर रहा है, जो तमाम प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है, वो तरल पदार्थ जो है बंद नलिकाओं में, ट्यूब्स होती हैं, बंद नलिकाएं होती हैं, उन्हीं बंद नलिकाओं में, समझ लो पाइप की तरीके से संरचनाएं होती हैं, उन्हीं पाइप में ये बहता है। तो ये होता है बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र, उदाहरण के रूप में। अब मनुष्य में परिसंचरण तंत्र क्या है? मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। तंत्र के, देखो यहाँ तंत्र है, तो तंत्र के बारे में बताया गया है कि तंत्र के अंतर्गत कई एक चीजें होती हैं, कई अंग उसमें होते हैं और वो कई अंग मिल करके एक जटिल कार्य को जो है वो संपादित करते हैं। तो देखो परिसंचरण तंत्र, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत इसमें तीन चीजें हमको पढ़नी है। नंबर एक है रुधिर या ब्लड, जिसको कहते हैं, रक्त, खून, ब्लड, रुधिर। दूसरा है रुधिर की संरचना कैसे होती है, कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसा होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा है रुधिर वाहिनियां, इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स।
रुधिर जिन नलिकाओं में बहता है, रुधिर जिन नलिकाओं में, रुधिर एक तरल पदार्थ, तो रुधिर जिन नलिकाओं में बहता है उन नलिकाओं को कहते हैं रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और इसके बाद रुधिर बहता कैसे है? अपने आप नहीं बहता है, बल्कि जैसे टंकी है, मान लो ऊपर टंकी है, तो ऊपर टंकी में पानी को चढ़ाने के लिए नीचे फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हम क्या लगा देते हैं? टुडू पंप है या कोई ऐसा मोटर लगा देते हैं जिससे वो क्या करता है? पानी को नीचे से ऊपर फेंक देता है, पंपिंग मशीन। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी एक पंपिंग मशीन होती है जिसको हम हृदय या हार्ट कहते हैं। ये क्या करती है? इसी के जरिए से रुधिर जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है, पहुंचाया जाता है। हृदय से ही रुधिर जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को पहुंचना होता है, और उसके लिए पंपिंग मशीन जो है वो हमारी क्या है? हार्ट है, हृदय है। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले रुधिर की संरचना देखेंगे, फिर रुधिर वाहिनियां क्या है, फिर हृदय की संरचना। ये वीडियो जो है 2 या 3 पार्ट में हो सकता है, तो ये पहला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। अब इसके बाद हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे कि रुधिर क्या है और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसकी संरचना कैसे होती है। हाँ बच्चों, ये रुधिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम ले लें। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि रुधिर जो है वो कैसा ऊतक है। ये संयोजी ऊतक है, लेकिन ये तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति जो होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म या मध्य जनन स्तर से होती है। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर पूछा जाता है कि रुधिर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो रुधिर की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होती है। रुधिर स्वाद में नमकीन होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। इसका पीएच जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएच इसका पीएच 7.4 होता है। 7 तक जिसका पीएच होगा वो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ये तो इसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए यह हल्का क्षारीय पदार्थ है। और ये अपारदर्शी पदार्थ है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो लगभग मान लो 70 किलोग्राम का आदमी है, उसके कुल भार का 7 से 8% भाग जो है वो रक्त या रुधिर जो उसके बॉडी में होता है। इस प्रकार से एक मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो लगभग जिसका वजन लगभग 70 किलोग्राम का है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर जो है वो पाया जाता है। तो ये 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर की उत्पत्ति कहाँ होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। रुधिर का पीएच 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो है, जो जिसका वजन लगभग 70 किलोग्राम के आसपास है, उसमें रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अब इसके बाद हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे कि रुधिर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। हाँ तो बच्चों, अब हम ब्लड या रुधिर जो है, रक्त, रुधिर, ब्लड जो भी कह लें, उसकी संरचना के बारे में देखेंगे। रुधिर, इसके बाद पहले हमने बताया कि रुधिर की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। ये सब तरल संयोजी ऊतक है। और रुधिर जो है ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक इसका तरल पदार्थ होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर का पहला भाग जो तरल होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, और दूसरी इसमें रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स। ये 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्लाज्मा,
प्लाज्मा जो है ये रुधिर का तरल भाग होता है, ये निर्जीव भाग होता है। ये रुधिर का 55% भाग, जो कुल रुधिर है उसका लगभग 55% भाग बनाता है। रुधिर दूसरा है रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं ये जीवित होती हैं और इसमें ये लगभग कुल रुधिर का ये 45% भाग जो है रुधिर कणिकाएं होती हैं वो पाई जाती है। प्लाज्मा के बाद थोड़ा सा इसके बारे में हम अध्ययन करें। प्लाज्मा ये तरल पदार्थ है रुधिर का, ये निर्जीव भाग है, इसमें 90% जल होता है, 10% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, अमीनो अम्ल है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, इत्यादि प्रकार की प्रोटीन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड लवण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इनसे मिलकर के बना होता है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का तरल निर्जीव भाग है जो 55% भाग बनाता है। कभी कभी सिर्फ यही पूछ दिया जाता है कि प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग है। अब प्लाज्मा जो है ये रुधिर का 55% भाग होता है, इसमें 90% भाग क्या है? प्लाज्मा में जल और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार के जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, अमीनो अम्ल है, इसके अलावा और दूसरे पदार्थ जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है। ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये भाग लेती हैं जब कहीं चोट लग जाती है तो रुधिर के थक्का जमाने में ये मदद करती हैं। ये प्रोटीन्स खासतौर से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन रुधिर के थक्का जमाने में। अकार्बनिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार के सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट और क्लोराइड लवण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब हम रुधिर का जो दूसरा पार्ट है, रुधिर कणिकाएं जो रुधिर का 45% भाग बनाती हैं, इसके बारे में देखेंगे। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले इसके बारे में देखें कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या हैं। इनको लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिराणु भी कहा जाता है या इनको लाल रुधिर कोशिकाएं भी कह सकते हैं। कणिकाएं या कोशिकाएं एक ही चीज है, कणिका और कोशिका एक ही बात। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी मात्रा रुधिर में सबसे अधिक होती है। 45 लाख से लेकर के 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी मात्रा जो है वो पाई जाती है। 1 घन मिलीमीटर रुधिर में 45 लाख से 55 लाख जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा जो है वो पाई जाती है। इनका रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जो इनमें केंद्रक विहीन होती हैं, स्तनधारी, जितने स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं उनकी जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होती हैं, उभयावतल होती हैं, दोनों तरफ से चपटी होती हैं। लाल रंग इनका क्यों होता है? ये लाल रंग की क्यों होती है? क्योंकि इनमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। इसके कारण से ही रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है। इन रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा ये जो हमारी मोटी मोटी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, इनके बीच में खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान में एक प्रकार का पदार्थ जो है वो भरा रहता है, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि इनका जीवन काल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती है। एक बार बनने के बाद ये लगभग
3 महीने या लगभग 120 दिनों तक ये जीवित रहती हैं। देखो मैंने बताया इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट है, लामा है, इसमें केंद्रक जो है वो पाया जाता है। तो कभी कभी सवाल ये पूछ दिया जाता है, जैसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका में केंद्रक पाया जाता है। अब उसमें ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे मनुष्य दे दिया गया, भेड़ है, बकरी है, और एक दे दिया ऊंट या लामा, तो ऊंट आप टिक कर देंगे, सही कर देंगे। ये तो था लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। इसके बाद दूसरी हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये रंगहीन होती है, ल्यूकोसाइट्स। इनकी मात्रा जो है इससे कम होती है, 4,500 से लेकर के 10,000 मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर इनकी मात्रा होती है। ये केंद्रक युक्त होती है। खास बात क्या है, देखो यहाँ केंद्रक का अभाव था और इसमें केंद्रक जो है वो पाया जाता है। ये रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। इसमें ये लाल रंग की होती है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका जीवन काल बहुत कम होता है, 1 से 2 या 3 दिनों तक ये जीवित रहती हैं। इनका निर्माण भी कहाँ होता है? इनका निर्माण भी अस्थमज्जा में ही होता है। अब हम श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य के आधार पर इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है जिसको कहा जाता है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक है जिनको कहा जाता है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि श्वेत रुधिर कणिकाएं कोशिका द्रव्य के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं और ये उनके क्या क्या कार्य हैं। हाँ बच्चों, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, ये मैंने बताया, ये दूसरे नंबर की रुधिर कणिकाएं हैं। पहली लाल रुधिर कणिकाएं थी, दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, रंगहीन होती हैं और ये केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है कणिकामय श्वेत रुधिराणु और दूसरी है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। एक ऐसी श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनका कोशिका द्रव्य कणिका युक्त होता है। इसको ग्रैन्युलोसाइट भी कहते हैं और इसको एग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। तो इसके कोशिका द्रव्य में इसका कोशिका द्रव्य कणिकामय होता है। अभिरंजन की क्रिया के आधार पर, यानी रंगने की क्रिया के आधार पर किस रंग में ये अभिरंजित होती हैं, रंगती हैं, उसके आधार पर उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडो एसिड से बना हुआ है, एसिडोफिल। ये इसको एसिडोफिल या इसको इओसिनोफिल कहते हैं। इनकी मात्रा हमारा कुल जो श्वेत रुधिराणु है उसमें इनकी मात्रा 2 से 4% होती है। ये अम्लीय रंगों, खासतौर से जैसे इओसिन है, उसमें अभिरंजित होती है। ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जिससे ये सुरक्षा भी होती है और ये एलर्जी के प्रति संवेदनशील होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जैसे जुकाम है, सर्दी हो जाता है, तो इनकी मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए टेस्ट कराया जाता है, इसको कहा जाता है इस्नोफिलिया का टेस्ट। तो उसमें टेस्ट जो होता है वो ये इसी इओसिनोफिल्स का टेस्ट होता है कि इसकी मात्रा घटी है या बढ़ी है। उसके अनुसार फिर पता चलता है कि हमारे शरीर में एलर्जी या इसकी मात्रा जो है वो बढ़ रही है। एसिडोफिल्स, ये अम्लीय रंगों में, एसिडिक मीडियम में ये क्या होते हैं? अभिरंजित होते हैं। दूसरा है बेसोफिल, बेसिक मीडियम में, बेस से मिलकर के बना। तो बेसोफिल्स की मात्रा जो होती है 0.2 से लेकर के 2% तक होती है। ये क्षारीय रंग जैसे मिथिलीन ब्लू है, इनमें ये अभिरंजित होते हैं
और इनका केंद्रक जो होता है 2 से 3 भागों में बटा होता है या 2 से 3 पालियों में विभक्त होता है, पाली युक्त होता है, या इसको कहते हैं ये एस के आकार का केंद्रक जो है इसका हो जाता है। ये हिपैरिन है, हिस्टामिन का श्रावण करती हैं और बेसोफिल्स जो होती है। इसके बाद थर्ड है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ये ना एसिडिक मीडियम से और ना ही बेसिक मीडियम, इन दोनों में से किसी भी मीडियम में ये अभिरंजित नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं, उदासीन रंगों में क्या होती हैं, अभिरंजित होती हैं। और इनकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के आधार पर, या श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा सब ये दी हुई है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं, कुल श्वेत रुधिर कणिकाएं कितनी, 4,500 से लेकर के 10,500 की मात्रा जो होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं की, उनमें 2 से 4% तक ये पाई जाती हैं। एसिडोफिल, बेसोफिल जो होती हैं 0.5 से 2% तक पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये 60 से 70% तक जो है ये पाई जाती है। और इसका जो मुख्य काम है वो है फैगोसाइटोसिस, या फैगोसाइट्स के द्वारा क्या करती हैं, ये बाहर से आए हुए जीवाणुओं कीटाणुओं का भक्षण करती हैं और उनको मार करके खा जाती हैं, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है और सब भक्षकाओं की क्रिया में ये सबसे अधिक सक्रिय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये दो जो हैं क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया जो है ये बहुत ही तेजी से करती हैं, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, जो बाहर से जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर के अंदर आते हैं। अब दूसरा है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। ऐसे श्वेत रुधिराणु, इनका ये कणिकामय श्वेत रुधिराणु था, इनका इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती थी, कणिका युक्त था, और इनका जो कोशिका द्रव्य है वो कणिका रहित होता है। कणिका रहित श्वेत रुधिराणु जो होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती, तो इनका कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। इनका केंद्रक जो होता है वो गोल होता है, इनका केंद्रक कई भागों में बटा हुआ होता है। इनका केंद्रक गोल होता है और गोल पिंडों में होता है, बटा नहीं होता। इसके भी 2 प्रकार हैं, ये 2 प्रकार की होती है। एक है लिम्फोसाइट्स, दूसरी है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में जो कुल WBC है, जो कुल श्वेत रुधिराणु है, उनमें उसकी मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है, ये सबसे छोटी होती है और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और इस तरीके से जितना एंटीबॉडीज का निर्माण होगा उससे हमारे शरीर में क्या होगी, सुरक्षा होगी। तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरी है मोनोसाइट्स, ये कुल WBC का 2 से 10% भाग बनाती हैं। ये बड़े आकार की होती हैं और इसमें जैसे अमीबा होता है उसमें सीडोपोडिया बनते हैं और वो गति करता है, उसी तरीके से इसमें भी अमीबॉयड मूवमेंट होता है और ये तेजी से गति करती हैं, बड़े आकार की होती हैं और जो बाहर से जीवाणु आ रहे हैं, हानिकारक जीवाणु, उन जीवाणुओं का ये भक्षण कर लेती हैं, यानी उनको खा डालती हैं, उनको मार डालती हैं, मार करके खा जाती हैं। ये तो था लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरी जो है वो है रुधिर प्लेटलेट्स, या इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। मनुष्य में इनकी संख्या, हमारे शरीर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है वो यहां तक पाई जाती है। ये गोल आकार की होती है। इनका मुख्य काम क्या है, जब कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाती है, जख्म हो जाता है, तो वहां से रुधिर बहने लगता है। अगर रुधिर जमे ना, बहता रहे तो सारा का सारा रुधिर बह जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या काम करती हैं, जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करती हैं, रुधिर के थक्का जमाने में सहायता करती हैं, जिससे रुधिर जो होता है वो कुछ देर के बाद, चोट लगने के बाद लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है, रुधिर जो होता है वो जम जाता है। तो ये रुधिर के जमाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सवाल ये पूछ दिया जाता है या पूछ दिया गया कि
प्लेटलेट्स के कार्य बताइए। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? चोट लगने पर रुधिर के थक्का जमाने में ये सहायक होती हैं। तो ये था रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में आपको बताया मैंने कि ब्लड जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर जो होता है वो पाया जाता है। रुधिर जो है हल्का क्षारीय होता है, 7.4 pH इसका होता है। रुधिर 2 भागों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा भाग होता है और एक रुधिर कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो है वो तरल भाग होता है, निर्जीव भाग होता है, वो 55% भाग बनाता है। उसमें 90% जल होता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और फिर उसमें मैंने आपको बताया कि कार्बनिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के ग्लूकोज हैं, आवासीय अम्ल हैं, अमीनो अम्ल हैं, ये तमाम सारी चीजें पाई जाती हैं। हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जो है प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्राम्बिन है। ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो उसमें पाई जाती हैं। अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। इनके फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, लवण जो है वो पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो रुधिर का 45% भाग बनाती हैं लगभग, और 45% भाग में ये 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं। एक लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, इनका रंग लाल होता है। लाल क्यों होती है? इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है और ये 120 दिनों तक इनका जीवन काल होता है। 120 दिनों तक लगभग ये जीवित रहती हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो श्वेत लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं के ही द्वारा लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वही ऑक्सीजन का एक तरीके से परिवहन करती हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। उनकी संख्या 45 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनकी संख्या जो होती है 4,500 से 10,500 प्रति घन मिलीमीटर होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये कोशिका द्रव्य के आधार पर 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक है ऐसी श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनका कोशिका द्रव्य कणिकामय होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं अभिरंजन के आधार पर, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल जो है या इसको इयोसिनोफिल कहते हैं, इसकी मात्रा 2 से 4% होती है। अम्लीय रंगों जैसे इयोसिन में यह अभिरंजित होती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और एलर्जी के समय जो होती है, एलर्जी के प्रति ये संवेदनशील होती है। बेसोफिल इनकी मात्रा 0.5 से 2% होती है। क्षारीय रंगों जैसे मेथिलीन ब्लू में ये अभिरंजित होते हैं। इसका केंद्रक जो होता है 2 से 3 पालियों में विभक्त होता है या एस के आकार का होता है। ये हेपेरिन, हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कुल WBC जो होती हैं उसका 60 से 70% ये पाई जाती हैं। उदासीन रंगों में अभिरंजित होती हैं। इनका मुख्य काम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्य काम क्या है? भक्षकाणु की क्रिया करना, या ये भक्षाणु की क्रिया के द्वारा क्या फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो है वो जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इनका केंद्रक गोल होता है, पिंडों में बटा हुआ नहीं होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 से 30% पाई जाती हैं, सबसे छोटी होती हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। शरीर की सुरक्षा इससे होती है। मोनोसाइट्स जो होती हैं ये कुल WBC का 2 से 10% होते हैं, बड़े आकार की होती हैं। भक्षकाणु की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं? ये जीवाणुओं का भक्षण करके हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं और इसमें इनकी मात्रा जो होती है 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। गोल आकार की होती है। इनका मुख्य काम जो है वो जब कहीं पे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, रुधिर बहने लगता है, तो रुधिर को जमा करके ये क्या काम करती हैं? उसको जमा करके उसका थक्का बना देती हैं ताकि रुधिर बहने ना पाए और हमारे रुधिर जो है वो बच जाए बहने से। तो ये था रुधिर के बारे में। अब एक और थोड़ी सी बात हम करेंगे धमनी के बारे में, जो रुधिर वाहिनियां हैं उसके बारे में
तो ये मेरी समझ से आपके दिमाग में ये बातें जो हैं वो आ गई होंगी। बच्चों एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुधिर के कार्य, रुधिर के क्या क्या कार्य हैं ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुधिर जो है ये गैसों का परिवहन करता है। परिवहन शब्द से रिलेटेड देखिए कई चीजें हैं, परिवहन अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के फिर उसके बाद वो हृदय में जाता है, हृदय से, हृदय जो होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक और कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और उन वहां से फिर जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कुछ मात्रा में, हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। तो गैसों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जो भोजन पच जाता है, पचने के उपरांत वो अवशोषित होता है और अवशोषित होकर के रुधिर में मिल जाता है। फिर रुधिर के माध्यम से वो शरीर के विभिन्न अंगों और विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं तक जो है वो पहुंचता है। पोषक पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? रुधिर के माध्यम से ही पहुंचता है। तीसरी चीज है विभिन्न क्रियाओं के उपरांत, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के उपरांत जो है शरीर में विभिन्न प्रकार के बेकार और हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उन उत्सर्जी पदार्थों का ये परिवहन करके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है, क्योंकि अगर वो उत्सर्जी अंगों तक नहीं पहुंचाए जाएंगे तो वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और शरीर के अंदर रहेंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। उपापचयी क्रियाओं के उपरांत शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा बनती है और वो ऊष्मा जो होती है ये इस रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में फैला दी जाती है, जिससे हमारे शरीर का ताप जो होता है वो नियंत्रित रहता है। हमेशा हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस ही हमारे शरीर का तापमान जो है वो रहता है, इससे ज्यादा घटने बढ़ने नहीं पाता। तो शरीर के ताप को, ये पूरे शरीर में ऊष्मा को फैला करके शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। रोगों से सुरक्षा करता है। इसके पहले हमने बताया था आपको कि लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और बेसोफिल्स हैं। ये जो WBC हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ये क्या काम करती हैं? ये शरीर की सुरक्षा करती हैं, यानी शरीर में अगर कोई कीटाणु, जीवाणु या कोई हानिकारक पदार्थ आता है तो उसको खा करके, उसको मार करके हमारे शरीर की उससे सुरक्षा करती हैं। छठवां पॉइंट ये है रुधिर का कि रुधिर में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो अगर कहीं जख्म हो जाए, घाव हो जाए, चोट लग जाती है तो रुधिर जो होता है वो उसको जमा करके, उसको थक्का बना करके क्या काम करता है? जमाता है, रुधिर को बहने से रोकता है और घाव जो है उसको भी भरता है। तो ये रुधिर के कार्य थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। गैसों का परिवहन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमीनो अम्ल है, फैटी एसिड्स है, तमाम विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का ये परिवहन करता है। ये हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, शारीरिक ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के ताप, शरीर के अंदर जो ऊष्मा बनती है उसको फैला करके शरीर के ताप को बढ़ने नहीं देता और उसको नियंत्रित करता है। रोगों से सुरक्षा करता है, रुधिर का थक्का जमाता है और घाव को भरने में ये मदद करता है, सहायता करता है। ये है इसके रुधिर के मुख्य कार्य।